बच्चों, today we are starting chapter 3 atoms and molecules part 3। बहुत रिक्वेस्ट आप लोगों से आए थे और इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। इसके लिए इतना डिले हो गया क्योंकि बीच में जो है और भी सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। सो आई एम रियली सॉरी कि अभी ये पार्ट जो है आप लोग तक डिले हो पा रहा है, बट कोई नहीं, अभी अब रेगुलर ये चलेगा। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी थी और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी। कुछ चीज़ें यहाँ पर है जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे और फिर हम चेक कर लेंगे कि इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा है और जो चीज़ें हमने नहीं सीखी है उसको भी हम कर लेंगे और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम लोग इसको फिनिश्ड कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 3 पे आ गए हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, पार्ट 3 आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और दूसरी बात ये है कि फिर कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आपको इजी लगता है, हार्ड नहीं लगता है। ठीक है, आप कहीं भी किसी मूवी के बीच में घुस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं देखने, तो स्टार्टिंग से जो होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है। शुरुआत से जो देखते हैं उन्हें सारी चीज़ें क्लियर होती है, राइट। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा और वो जो चीज़ें दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आपको जो बातें मैं बताऊंगा वो बातें जानकर बहुत ही अपने आप पे प्राउड फील होगा कि आप इंडियन हैं और हमारा इंडिया किसी मामले में किसी से कम नहीं था। अगर मैं बताऊं तो किसी मामले में किसी चीज़ से कमी नहीं थी। इसका जो बहुत बेसिक चीज़ अगर मैं बताऊंगा आपको, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और जो चीज़ें यहाँ पर हम लोग बॉक्स ले लेते हैं, ये वाला समझने में आसानी होगी हमें, राइट। देखिए क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आप समझिए तो ज़्यादा आपके लिए सही अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में जो है जो आइडिया आया था डिविजिबिलिटी का, अगर हम डिविजिबिलिटी के आइडिया की बात करते हैं कि जो डिविजिबिलिटी का आइडिया, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, बांटना, बांटना मतलब आगे फर्दर डिवाइड करना। ये जो आइडिया है ये आइडिया एक्चुअली आया कहाँ से, तो अगर अपने कंट्री की हम बात करें तो जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि हमारे देश में लगभग आज से 500 BC यानी 500, मतलब जो भी डेट आपका चल रहा है बिफोर सेंचुरी में हम बात करते हैं, तो उनका नाम था महर्षि कणाद। उनका क्या नाम था, ये देखिए ये नाम है महर्षि कणाद, उनका नाम है, कनद के नाम से जानते हैं। ये महर्षि कनद जो थे इंडियन फिलोसफर यहाँ लिखा है, लेकिन आप ऋषि मुनि कह सकते हैं। डिस्कस इन हिज दर्शन, उनका एक दर्शन है जिसमें वैषयिक दर्शन नाम है, उसमें उन्होंने डिस्कस किया है और उन्होंने क्या कहा था, ही सेड इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। यदि हम किसी भी पार्टिकल्स को छोटा 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 करते जाएंगे तो हम फिर देखते हैं कि हम बहुत उसके छोटे वाले पार्ट पे चले जाएंगे। आ स्टेज वुड कम, एक ऐसा स्टेज आएगा बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट पॉसिबल, जिसके बाद अब डिवीजन नहीं कर पाएंगे। और ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज परमाणु। तो जो हिंदी मीडियम वाले परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में एटम कहते हैं, तो एक्चुअली यहीं से परमाणु वर्ड आया था। तो ये हमें फील करवाता है, ये हमें प्राउड करवाता है कि उस टाइम में इंडिया इतना डेवलप था कि जब ये चीज़ें सोची जा रही थी। दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्दर इलाबोरेटेड बाय द अनदर इंडियन फिलोसफर पकुदा कात्यायन। ये जो नाम लिखा है यहाँ पर, ये पकुदा और ये है कात्यायन, पकुदा कात्यायन। तो कात्यायन ने क्या कहा था, दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते, कंबाइंड यानी मिलकर मिलकर बने होते हैं। विच गिव्स एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जो मैटर है उसके अलग अलग रूप देते हैं। जैसे कि आप अलग अलग बनाएंगे तो जैसे H2O हो गया, तो H2O में आपको वाटर का फार्मूला हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 हो गया, तो सारे मिक्स है ना, यहाँ पे कॉम्बाइंड है तो मिल रहा है यहाँ पे। फिर कहता अराउंड द सेम एरा, उसी टाइम में एंशियंट में ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस, क्रिटस नाम था, डेमोक्रिटस। तो इन्होंने जो है एक लुइसिपस थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो एक स्टेज आएगा जहाँ से डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, एंड डैट इज कॉल्ड एटम, जिसका नाम दिया था। तो एनीवे ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैं सब बता चुका हूँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे।
उस वाले पार्ट में। एटम क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द साइज ऑफ एटम, बहुत छोटा होता है। सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं कि अगर आप फुटबॉल नहीं, क्रिकेट का बॉल गेंद ले लें, उसका बॉल ले लें, तो आपको एक ऐसे प्लेग्राउंड चूज करना है जिसका रेडियस 5 किलोमीटर हो। आप समझिए कि जिसका रेडियस अगर 5 किलोमीटर यानी सेंटर से बाउंड्री पर जाने में 5 किलोमीटर लगता हो, उसके सेंटर पे अगर आप क्रिकेट का छोटा सा बॉल रख देंगे तो वो न्यूक्लियस है। और बाकी आप समझिए यहाँ पे पूरा का पूरा वो एटम है। तो किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही छोटा होता है, और एटम ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। तो कैन यू इमेजिन इतना सोचना, इसलिए इसको नैनोमीटर में हम लोग लेते हैं। 10⁻⁹ होता है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दिया है, रेडियस दिया है नैनोमीटर में, 10⁻⁻10 हाइड्रोजन का है, सैंड का, वाटरमेलन का, सबका यहाँ दे रखा है। एटॉमिक मास वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि मापा जाता है उसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये आप याद रखना है, यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया है। C12 ये सारी चीज़ें हो गई। आइसोटोप्स, आइसोबार के बारे में एक्चुअली हम सब जान चुके हैं। आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और आइसोबार क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता, मतलब आइसोबार है ना, एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो टॉप मतलब हुआ एक टॉप यानी एक पोजीशन पे, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, और आइसोबार उसका उल्टा हो गया। वैसे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होते हैं, और ही कभी ज़्यादा या कम हो जाए तो नेगेटिव में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। सपोज कीजिए आपसे न्यूट्रॉनों के बारे में पूछा जाए और आपको मालूम है कि इसका जो टोटल मास है न्यूक्लियस का वो 24 है, लेट बी सपोज, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 है, तो 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ही जो मास बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है। वो तो न्यूक्लियस में वो कहाँ से चेंज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन घटता है या बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज हो गया है, और अगर इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मान के चलिए 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, अब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, तो 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में बच गया ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ऐसे समझिए 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन तो 12 ही रहने वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो ऐसे स्थिति में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा, तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है यहाँ पे, राइट। तो ये लिखा है यहाँ पर देखिए कि एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस वेयर ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे गोल्ड है ये, तो भाई गोल्ड छोटा लें बड़ा लें जैसा भी आप ले लें, राइट। तो जो गोल्ड आप लेंगे उसके जितने भी आप उसके एटम्स जाएंगे सारे गोल्ड के ही एटम मिलेंगे आपको। उसमें कॉपर का एटम थोड़ी ना मिलेगा आपको, उसमें आपको एल्युमिनियम का एटम थोड़ी ना मिलेगा। अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करके यहाँ पर आपको दिखाऊं तो सपोज कीजिए, मैं इसको एक काम करते हैं, इसको कर्व ले लेता हूँ मैं। लेट मी सपोज कि ये मैं ले रहा हूँ, इस तरह से मैं ले रहा हूँ, ये गोल्ड है, तो इसमें जितने भी आपको एटम मिलेंगे सब गोल्ड के ही तो एटम मिलेंगे। ऐसा थोड़ी कि इसमें एल्युमिनियम मिल जाएगा। अब छोटा गोल्ड लीजिए चाहे आप बड़ा गोल्ड लीजिए, उसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो एलिमेंट जो होता है प्योर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी है, आइसोटोप क्या, आइसोबार क्या है, एक एग्जाम्पल पे आते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है वो भी हम आपको सिखाएंगे इस एग्जाम्पल में। तो जो मैंने बोला था थोड़ा एक्स्ट्रा हम बात करेंगे, वही एक्स्ट्रा पर है। टाइमिंग क्या है जरा वीडियो का, तो वीडियो का टाइमिंग 9 मिनट है, यानी ठीक चल रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल 3.1 को देखते हैं, कहता है क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके हेड पे यानी ऊपर में एटॉमिक मास लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यानी एम ऊपर लिखते हैं ए नीचे लिखते हैं, ये होता है मा यानी MA, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ 17 है और यहाँ भी 17 है, यानी क्लोरीन है तो एटॉमिक नंबर सेम है। बट बिकॉज ये आइसोटॉप्स हैं तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो एक का 35 है एक का 37 है। अब बड़ा डिफिकल्ट है ये डिसाइड करना कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि आप मुझे बताएं कि क्लोरीन का क्या होगा एटॉमिक मास। अब आप कहेंगे सर बड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार तो ये 35 है, एक बार में ये 37 है। तो ऐसे स्थिति में फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने से हमें ये पता चलता है कि भाई दोनों के लगभग है, मतलब ठीक ठाक है, दोनों का बीचों बीच का एवरेज हम मान लेते हैं। तो सवाल आगे दिया है, दीज आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन द रेशियो 3:1, यानी ये जो आपको 35 और 17 वाला दिख रहा है ये 3 पार्ट है, और ये जो 37 और 17 वाला दिख रहा है ये 1 पार्ट है। देन व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होगा, राइट। तो देखिए ऐसे स्थिति में जब इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो आपको फिर वो मैथ वाला दिमाग लगाना पड़ता है। मैथ का दिमाग क्यों लगाना, समझिए मेरी बात ध्यान से, और ये भी आपको समझना कि इसको सोल्व हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया था 3:1, देखिए यहाँ लिया है 3:1 दिया है ये, तो 3:1 का मतलब ये वाला 3 पार्ट है, ये वाला 3 है, ये वाला क्या है 3 है, ये वाला 3 है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये वाला 1 है, ये 3 है और ये 1 है। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे ऐसे सोल्व करेंगे, देखिए ये 3 है तो इसके मास से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रेशियो होगा उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया 35/3, और प्लस करके ये हो गया 37/1 हो गया, और नीचे जो रेशियो होता है उसका दोनों जोड़ देंगे, तो 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 142/4 यानी 35.5, यही जो है हमें याद करते हैं कि क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है। तो जिन एलिमेंट्स का आइसोटोप पाया जाता है उनका एवरेज मास हम ध्यान में रखते हैं, राइट। इसीलिए आपको मैंने बताया था क्लोरीन का 35.5 होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया 35.5 हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, तो ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, सिंबल्स मास वगैरह ये सब बता चुका हूँ। हालांकि मेरे ज़्यादा, मैंने 20 तक बताया था, ये ज़्यादा है, आपको आगे तक पढ़ना चाहिए। और इंडेक्स क्वेश्चंस 3.1 है जिसमें लिखा है नेम द साइंटिस्ट टू प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 12 ग्राम। ये सब सारा आप देख लेना, इसमें कोई हार्ड नहीं है ये। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, तो एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है। देखिए कई बार तो सेम एटम मिलते हैं, जैसे H और H सेम है, N और N सेम है, F और F सेम है, Cl सेम है, Br सेम है, I सेम है, तो ये बनेगा H2, ये बनेगा N2, F2, Cl2, Br2, I2। और वैसे भी मैंने बताया था जितने भी गैसियस वाले होते हैं सब ऐसे ही होते हैं, H2, O2, Cl2 ऐसे ही पाए जाते हैं ये। देखिए यहाँ पर देखिए फास्फोरस है तो 4p4 के रूप में है। ये देखिए ये जो है एकदम क्या बोलते हैं क्रॉन की तरह ये बन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, S8 का होता है ये स्ट्रक्चर, आपको ध्यान देना है। इनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जब एक से ज़्यादा होता है उसको पॉली एटॉमिक कहते हैं हम लोग, राइट। एक C60 भी होता है, कार्बन 60 से मिलकर बना होता है, जिसको बकमिस्टर फुल्लेरिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये तो हो गया कि भाई सेम आइटम से मिलने वाले मॉलिक्यूल्स हो गए। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ क्या ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होते हैं, जैसे कि H2 में 2 H है 1 O है। NH3 देखिए इसमें 1 N है 3 H है। इसी तरीके से C2OH में आप ध्यान से देखेंगे तो ये C 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ये C 2 हाइड्रोजन से, बाकी ये ऑक्सीजन एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, इथाइल अल्कोहल हो गया। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है मैं सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है, इसमें हमें कोई ज़्यादा समय नहीं देना है। 3.2 आप पढ़ लेना। बात रही मोल कंसेप्ट की, तो मैंने मोल कंसेप्ट शायद नहीं बताया है आपको, ठीक है, मोल कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है। तो मैं देखता हूँ मोल कंसेप्ट का क्या मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद मोल कंसेप्ट के बाद है मोलर मास। तो मोलर मास एक मोल का जो मास होता है उसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। अभी मोल कंसेप्ट का मैं कुछ देखता हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मोलिकुलर मास है, फिर मोलर मास है, और देन यहाँ से कुछ सवाल यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ से कुछ सवाल सॉल्व करना है, और उसके बाद क्या इसमें पढ़ना है, राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि अब केमिकल फार्मूला पे आ जाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो एक काम मैं करूं क्या, मेरा मोल कंसेप्ट मैं कई बार बता चुका हूं, मोल कंसेप्ट के बारे में कई सारी चीज़ें मैं डिटेल बता चुका हूं। बच्चों मैं एक काम करता हूं, मोल कंसेप्ट का मेरा जो चैनल है GCC CBSE क्लासेस, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। बहुत ही पॉपुलर वीडियो है वो, और बहुत ही उसी से चैनल वायरल भी हुआ था। तो वो बहुत ही बेटर है, बेटर क्वालिटी की बेटर चीज़ें हैं, तो आप उसको देखना। फिर भी अगर कोई डाउट, तो वैसे
कोई चांस ही नहीं बचता कि फिर कोई डाउट आपको बचेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा हो तो कमेंट में बताना। सीधे हम लोग आते हैं केमिकल फार्मूला कंपाउंड पे आते हैं। वीडियो का लेंथ 15 मिनट का है और अगले थोड़ी देर में इसको हम लोग खत्म कर देंगे, राइट। तो मैं यही चीज़ें केवल सिखा रहा हूँ आपको, बाकी जो है अब मोल कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए जब हम लोग आते हैं केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो जब हम लोग केमिकल फार्मूले पे आते हैं तो भाई केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड होते हैं सबका अपना एक फार्मूला होता है, और हर जो है ना जितने एलिमेंट है रेशियो में मिलकर बने होते हैं। कोई 2 होता है, जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको 2:1 रेशियो हो गया। नंबर के हिसाब से हम मास के हिसाब से कर सकते हैं। सो हाउ टू डिसाइड, कैसे ये होता है, ठीक है, किस तरीके से इसको करेंगे हम लोग, वो हम अभी सीखेंगे। तो इसमें लिखा है वैलेंसी एंड फॉर्मुलेशन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वैलेंसी के बारे में जानना है, ये वैलेंसी होता क्या है यहाँ पे। तो वैलेंसी के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूँ। एवरी एलिमेंट हैज डेफिनेट कैपेसिटी टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स, दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे जो है वैलेंसी क्या होता है, समझिएगा। और मैं शायद आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मैं जो आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। देखिए वैलेंसी का मतलब ये होता है कि एक होता है ऑक्टेट रूल। जैसे मैं इस पर सिंपल बताता हूँ, जैसे मान के चलिए हम सोडियम पे आते हैं, तो सोडियम जो होता है सिंबल वो Na होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इसको यदि आप K-L-M में ब्रेक करेंगे, K में, L में और M में ब्रेक करेंगे, तो ये आएगा 2, इसमें आएगा 8 और इसमें आएगा 1। मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो ये जो 2, 8, 1 आ रहा है, मैं वैलेंसी ही बता रहा हूँ आपको। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, कितना लॉस और गेन करेगा, डेट इज कॉल्ड वैलेंसी। यही वैलेंसी है आपकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई भी गेन या लॉस क्यों करता है। सवाल ये आता है गेन या लॉस करने के पीछे क्या वजह है, क्यों कोई गेन या लॉस करेगा। तो पॉइंट वाली बात है। तो यहाँ पर होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से हर कोई चाहता है कि हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, एम है। यहाँ पर यहाँ आउटर मोस्ट कौन है, एम है। बनाते हैं ना ऐसे करके, न्यूक्लियस होता है, फिर ये के सेल होता है, फिर ये एल सेल होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब, फिर ये एम सेल होता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। तो मान के चलिए इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं रेड से कर देता हूँ। यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में कम से कम वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो सोडियम अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा कोई, तभी तो ये करेगा 8 पूरा कंप्लीट। आप मुझे बताइए, आपके पास 1 रुपया है और 8 रुपये का कोई सामान खरीदना है, और आप किसी को कहें कि मेरे पास 1 रुपया है और 7 रुपया तो मुझे दे दो, मैं वो सामान ले लूँगा, तो कोई नहीं देगा। 1, 2, 3 रुपये की मदद की जाती है, इतना थोड़ी ना कोई मदद करेगा आपको। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। जब ये अनस्टेबल हो जाता है, ये बीच में केवल प्लस दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जब ये अनस्टेबल हो जाता है तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल का, उसको क्या करता है, लॉस कर देता है। कहता है ठीक है ले जाओ भाई। तो ऐसे कंडीशन में ये जो सोडियम होता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्लस, जितना भी प्लस या जितना भी माइनस होगा वही वैलेंसी होगा। तो यहाँ जो इसकी वैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 हो गई है। उसी तरीके से ये बनाता है पॉजिटिव आयन, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लोरीन के केस में आते हैं तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता नहीं, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब यदि आप के, एल और एम में ब्रेक करेंगे तो आएगा 2, 8 और 7 आएगा। तो 2, 8, 7 का मतलब हो गया बच्चों कि इस स्थिति में बस इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बड़े आराम से
ये जो है अस्टेबल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके, राइट। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा कि ये जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज निगेटिव आता है, तो इसका चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव आ गया, यानी इसका भी वैलेंसी कितना है, इसका भी वैलेंसी 1 हो गया है। तो इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि वैलेंसी मतलब क्या। वैलेंसी का मतलब यदि हम बात करें तो वैलेंसी का मतलब हो गया ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज द लॉस या गेन, कितना लॉस या कितना गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, दिस इज द वैलेंसी, यही हमारा वैलेंसी है। इसी से हम लोग वैलेंसी डिसाइड करते हैं, राइट। इसके लिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर वगैरह याद होना चाहिए। तो यहाँ से जो है हम इन चीज़ों को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कौन सा याद करना पड़ेगा, तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले कुछ पॉजिटिव आयंस की मैं अगर बात करूं तो देखिए, अगर मैं पॉजिटिव आयंस की बात करता हूं, आपको लिख लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा पॉजिटिव आयंस में। मैं ब्लू से कर देता हूँ। पॉजिटिव आयंस में जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूँ सोडियम, तो सोडियम होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, यानी सोडियम बनाता है Na+। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, सोडियम बनाता है Na+, यहाँ चल नहीं रहा मेरा ऊपर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बनाता है Mg2+। आप खुद निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपको। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बनाता है 3+। एल्युमिनियम कितना बनाता है, 3+ बनाता है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे जिंक है तो जिंक बनाता है Zn2+, Zn2+ बनाता है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम, तो कैल्शियम बनाता है Ca2+। ठीक है, इसका भी लिंक है, कैसे फार्मूला बनता है उसका भी मैं दे दूंगा उस चैनल का, आप आराम से देखना उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पहले मुझे लगा कुछ अलग होगा, तब इसमें है ही, तो फिर भी मैं बता देता हूँ, Ca2+ यहाँ बनाता है ये। इसके अलावा आप और भी देखेंगे बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉपर, तो कॉपर Cu2+ बनाता है। आयरन Fe2+ बनाता है। कॉपर का जो है 3+ भी होता है और आयरन का भी 3+ होता है। तो ये कुछ हो गए पॉजिटिव का। अब निगेटिव का बात करें, निगेटिव आपको याद करना पड़ेगा। जैसे निगेटिव में जैसे ऑक्साइड, कुछ वर्ड लिख देता हूँ मैं, जैसे बोलेगा ऑक्साइड, तो ऑक्साइड होता है O2-। सल्फेट, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं। सल्फेट हो गया आपका SO4 2-, राइट। इसके अलावा जो है कार्बोनेट, कार्बोनेट कौन सा हो गया आपका, कार्बोनेट आपका हो गया CO3 2-। ठीक है, ये पॉजिटिव या निगेटिव है। अभी और भी बहुत सारे हैं, आपके बुक में भी दिया होगा। तो ये बनता कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो जब भी हम कोई भी फार्मूला लिखेंगे बच्चों, तो आपको ध्यान देना है फार्मूला राइटिंग में कि हमेशा आपको ध्यान रखना है, पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव वाला, पहले पॉजिटिव लिखा है एक्स और फिर हमने लिखा बाई। तो मान लो इसके पास है पॉजिटिव और इसके पास है निगेटिव, तो होता क्या है, इसका निगेटिव यहाँ पर लिख दो। जैसे मान लो ये 1 निगेटिव है तो हमने 1 लिख दिया, ये 1 पॉजिटिव यहाँ 1 लिख दिया, तो ये वाला इसको दे देते हैं और ये वाला इसको दे देते हैं। ठीक है, लेट बी सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कुछ इस तरह का होता, अगर इस तरीके से होता, ये होता 2-। सपोज कीजिए, तो इसका यहाँ 2 लिखते और इसका यहाँ 1 लिखते हैं, तो इसका 1 इसके पास जाता, इसका 2 इसके पास जाता। तो फार्मूला कैसा बनेगा, फार्मूला बन जाएगा X2, क्योंकि 2 बाई वाला है, वैलेंसी, वैलेंसी का एक्सचेंज जाता है, अब इतना ही समझिए। और बाई के नीचे 1 है तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से आप किसी का भी फार्मूला बड़े आराम से डिस्क्राइब करके निकाल सकते हैं। तो लेट बी सपोज जो है हम किसी का फार्मूला निकालना चाहते हैं, सपोज कीजिए हम फार्मूला बनाते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लेते हैं मैग्नीशियम को। ठीक है, यहाँ से मैग्नीशियम को लेते हैं और मैग्नीशियम, चलिए मैग्नीशियम ना लेते हैं यार, कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम ले लेते हैं, चलिए Na+ ले लेते हैं, सोडियम लेते हैं, और यहाँ से मैं सल्फेट ले लेता हूँ। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। तो सोडियम सल्फेट बनेगा, तो देखिए ध्यान से, SO4 की वैलेंसी 2- है और सोडियम की वैलेंसी 1+ है। तो ये वाला जो 2 है ये सोडियम के पाँव यानी फुट के पास चला जाएगा, और सोडियम का जो 1 है SO4 के पास चला जाएगा। समझिए मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा Na2SO4, इसका फार्मूला बन जाएगा, नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। लेकिन लेट बी सपोज अगर मैं यहाँ पर लेता एल्युमिनियम और यहाँ लेता मैं सल्फेट, सपोज मान लेते हैं कि एल्युमिनियम लेता और सल्फेट लेता, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होता कि ये है एल्युमिनियम, समझिए ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के पास इसका 2 आ गया, और ये है SO4, ये क्या है
ये है SO4, ये लिखा SO4। अब SO4 के पास कौन आएगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी आएगी। तो अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो फिर तो ये 43 दिखाई देगा ना, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो फार्मूला बन जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि इसमें कितना एल्युमिनियम है, तो इसमें 3 एल्युमिनियम है, 3 एटम एल्युमिनियम का है, और 3 एटम सल्फर का है, 4 तिया 12, 12 जो आइटम ऑक्सीजन का है यहाँ पे। तो यहाँ से आप मास वगैरह भी निकाल सकते हैं। चलिए ये चीज़ें हमने देखा यहाँ पे, वही सेम चीज़ यहाँ लिखा, एलिमेंट होता है जैसे CCl H2O, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा है, सारी चीज़ें किस तरह से एक्सचेंज होता है, इसका वन कर दिया, वो सारी चीज़ों में आपको बता चुका था, NH3 वगैरह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, मोनो दे रखा है और एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो यहाँ मोनो वर्ड यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखिए कार्बन ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन तो नहीं है इसका। उसी तरीके से अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाता है तो हम लोग डाई वर्ड यूज करते हैं। तो डाई मीन्स व्हाट, डाई मीन्स यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने क्या ले लिया है, 2 ऑक्सीजन ले लिया है। तो 2 ऑक्सीजन लेने की वजह से यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड यूज कर रहे हैं। ट्राई का मतलब इसको देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड 3 है, तो यहाँ देखिए ट्राईक्लोराइड यूज किया है। 4 में टेट्रा करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और 5 में पेंटा करते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ ये सारी चीज़ें लिखी है कि O और A यहाँ से प्रीफिक्स ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, मोनो ऑक्साइड है नहीं, तो मोनो में ऑलरेडी O था और ऑक्साइड का स्टार्टिंग भी O था, तो एक ही O लिखेंगे ना यहाँ पर। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे फॉर्मुलेशन वगैरह का, देखिए यही वाला चीज़ मैं बता रहा था, एनायंस हो गया निगेटिव और कैटायंस हो गया पॉजिटिव, चार्ज यहाँ पर दे दिया है, इन्हीं का एक्सचेंज होने वाला है और इनको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे इसमें से अगर इस चार्ट के हिसाब से कुछ फार्मूला हमें बनाना हो, देखिए बहुत सारा चार्ट दे दिया, आपको सब याद करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कुछ बनाया है इन्होंने, से मान के चलिए आयंस लेते हैं, जैसे सोडियम Na+ पॉजिटिव में लिया, SO4 2-, तो सोडियम के नीचे इसका चार्ज 1 लिख दीजिए और SO4 के नीचे इसका 2 लिख दीजिए। तो ये वाला 2 Na के पास चला गया और ये 1 SO4 के पास चला गया। तो अब इसका फार्मूला बन गया Na2SO4 बन गया। तो बाकी यहाँ पर आप चार्ज को चेक भी कर सकते हैं। 2Na+ मतलब हो गया, देखिए 2 पॉजिटिव हो गया और SO4 ऑलरेडी 2- तो 0 न्यूट्रल हो गया यहाँ पे। तो इन टेक्स्ट यहाँ पर है, राइट द नेम एक्सपेक्टेड कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड सल्फर के बीच में। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन H+ होता है और सल्फर H2- होता है, तो बन जाएगा सल्फर हाइड्रोजन को देगा और हाइड्रोजन सल्फर का हो सकता है, H2S बन जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3 बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाएगा। तो ऐसे करके फिर इससे बनाना है। और व्हाट यू हैव लर्न, क्या आपने सीखा है। चलिए यहाँ से तो ये सब चीज़ खत्म हो गया, फिर तो ये तो खत्म हो गया, अब तो चैप्टर ऐसा है नहीं। टर्मिनल एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आपको बताना है। देखिए जैसे इस वाले में दिया आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ हाइड्रोजन में ई पर जो 2 लिखा है ना वो मास होता है, हमेशा नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो 1 हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया यहाँ पे, राइट, 1 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और 2 में से 1 आप घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन में, 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 में 8 घटा देंगे 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सोल्व करने का है, कैसे सोल्व करना है, रेशियो आपको दे दिया है, देखिए रेशियो दे दिया है, यहाँ देखिए यहाँ परसेंटेज आपको दे दिया है, यहाँ पर आपको ये एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है यहाँ पे, राइट। तो उसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे। गिव सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप, एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर 40 है। तो एटॉमिक नंबर 19 पे कौन आता है, आप जरा सोचिए, 19 पे कौन आता है, 20 पे कैल्शियम आता है, तो 19 पे कौन आएगा, 19 पोटासियम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसको बना सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लिखा है एटॉमिक नंबर 7 है और आप रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर लगता है मुझे दिया आइसोटोप्स का, यहाँ पर एटॉमिक नंबर से 7 है तो 7 में तो नाइट्रोजन आ जाता है यहाँ पे है, और मास नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है तो आर्गन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 37 है, क्लोरीन की यहाँ पर बात हो रहा है।
हाउ डज एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड से डिफर होता है भाई, क्योंकि एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म होता है और कंपाउंड एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। कंपाउंड इज मेड फ्रॉम द एक फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के मिलने से होता है फिक्स रेशियो में। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे H2O की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, सिंगल हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब वही 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलता है तो H2O बनाता है, वो कंपाउंड हो जाता है। तो एलिमेंट में केवल एक ही तरह के एटम होते हैं, पर कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट होता है तो एक से ज़्यादा एटम्स भी होंगे ना, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन के भी एटम होगा, ऑक्सीजन के भी एटम होगा। लेकिन पार्टिकुलरली जब किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो फिर एक ही तरह का एटम होगा। जो मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया था, गोल्ड है तो एक ही तरह का होगा। आयरन है तो उसमें भी आयरन केवल होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कूलम में, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये कैलकुलेशन का है, ये सारे कैलकुलेशंस के हैं। व्हाट इज़ द मास वगैरह, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पे कि कैसे जो है मोल वगैरह का निकालना है यहाँ पर, आंसर वगैरह यहाँ पर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश्ड हो गया है। तो बच्चों इसी के साथ इसका एक पार्ट और रह गया है, आधा घंटे का ये है, 10-15 मिनट उसमें भी आप देख लेना जो भी रहेगा। तो इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं और अपने इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो अगेन, पढ़ाई लिखाई जो है हमेशा दिल से की जाती है और कभी भी पढ़ाई लिखाई शो ऑफ में नहीं होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट सच में करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी करते हैं आप लोग, और कमेंट में भी करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए और कुछ इस फील्ड में विद्यार्थियों की मदद कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही मुझे अच्छा फील करवाती है। लेकिन ये और अच्छा बेटर तब होगा जब आप मेहनत अच्छे से करके अच्छा नंबर लाएंगे। मैं नंबर अपना बता देता हूँ आपको। मेरा नंबर है 9643 चल क्यों नहीं रहा है 480201, ये मेरा नंबर है और इससे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आप जैसे दिलसाद गार्डन, दिलसाद कॉलोनी, ये इसके नज़दीक इलाकों में आप रहते हैं, जैसे कि शालीमार गार्डन, DLF, ये सारे, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप दिल्ली NCR से बाहर हैं और आपको लगता है कि आप हमारे सर्विस से काफ़ी संतुष्ट हैं और वाकई में ये चैनल आपकी मदद कर रहा है, तो ये गूगल पे और फ़ोनपे नंबर है, इस पर आप अपना कुछ भी डोनेशन एज ए स्टूडेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। वो आपका छोटे से छोटा अमाउंट भी हमारे लिए बहुत सम्माननीय होगा। तो इसी के साथ हम इसको बाइंड अप करते हैं और मैं लिंक जो है दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक का मामला मिल जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू।